इस वीडियो में मैं वो रीज़न डिस्कस करूँगा जिस वजह से हिस्ट्री नेपोलियन को कभी मार नहीं पाएगी और ना हम नेपोलियन को कभी भूल पाएंगे। तो इफ़ यू डिडंट वॉच द प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने ये पूरी कोर्स ऑफ इवेंट्स डिस्कस किए थे जैसे हाउ नेपोलियन बिकेम द एम्परर ऑफ अ रिपब्लिक फ्रांस, तो आई बटन में लिंक होगा, यू चेक इट आउट एंड उसके बाद ये वीडियो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। बाकी इफ़ यू नो दैट सो जस्ट स्किप दैट पार्ट एंड वी कैन गो फॉरवर्ड। एंड नाउ होपफुली यू ऑल नो कि नेपोलियन रॉयल ब्लड से नहीं आता था। नेपोलियन वॉज अ कॉमन पर्सन just like me, you, and that man overthrow the republic and restore monarchy in France. First, he was a part of overthrowing monarchy and helping France to become a republic. And then he kick republic out of France and sit on the throne of France. जो रीज़न है जिसकी वजह से हिस्ट्री कभी नेपोलियन को मार नहीं पाएगी वो है नेपोलियन के रिफॉर्म्स। नेपोलियन के रिफॉर्म्स आज भी फॉलो होते हैं, इंडिया में भी, बाहर की कंट्रीज में भी, इन ऑल ओवर वेस्ट, इन एशिया, पूरी वर्ल्ड में उस इंसान के रिफॉर्म्स के ऊपर सरकारें चलती हैं। यही रीज़न है कि हिस्ट्री कभी नेपोलियन को नहीं मार पाएगी। और इसके कंपोनेंट्स हैं जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, ये सब मैं शॉर्टेस्ट वे पॉसिबल में बताऊंगा। एंड नेपोलियन जैसे मैंने बताया वो एक कॉमन पर्सन था, एक मिलिट्री पर्सनल था, नेपोटिज्म से नहीं आया था, किसी फेवरिज्म से नहीं आया था, शेयर टैलेंट, प्योर मेरिट। नेपोलियन इस ही चीज़ को बढ़ावा देना चाहता था। नेपोलियन इसी चीज़ को बढ़ावा देना चाहता था। तो उसने क्या किया, जो इलेक्टेड काउंसिल थी फ्रांस की उन सबको भगाया और एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल एस्टैब्लिश की। अब जो होगा मेरिट से होगा। और नेपोलियन ने फ्रांस को सेंट्रलाइज कर दिया बाय डिवाइडिंग डिपार्टमेंट्स इनटू डिस्ट्रिक्ट्स, इनटू कैंटन्स, इनटू कम्यून्स। और जैसे मैंने बताया जो इलेक्टेड काउंसिल थी अब उसको लात पड़ चुकी है। जो नई मेरिट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल होगी उसको एरिस्टोक्रेट्स चलाएंगे और उसका भी एक नाम दिया गया और उसका नाम था लीजन ऑफ ऑनर। और इसको एस्टैब्लिश किया गया 1802 में। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस थी फ्रांस में, जैसा मैंने पुरानी वीडियो में भी बताया, तो काफ़ी लोग फ्रांस को छोड़ के चले गए थे। जैसे रिसेंटली उसी जापान में अर्थक्वेक आया है, तो जितने इंडियंस जापान में रह रहे थे वो जापान से उड़ के वापस इंडिया आ गए उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे जो फ्रांस के सिटीजन्स थे वो बाहर की कंट्रीज में जाके रह रहे थे। तो नेपोलियन ने एक ओपन इनविटेशन दिया उन सब एमिग्रेंट्स को कि प्लीज केम बैक टू फ्रांस, केम बैक टू योर होमलैंड, आई सिक्योर्ड एवरीथिंग, आई एम द किंग नाउ। और जो जैकोबिन्स ने, डायरेक्टर्स ने जितने भी वायलेंट लॉज बना रखे थे नेपोलियन ने सबके सबको रिपेल कर लिया और एक नया लीगल सिस्टम फ्रांस में एस्टेब्लिश किया। नेपोलियन पढ़ता लिखता बहुत ज्यादा था। नेपोलियन एंशियंट रोम से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था और ऐसे ही उनसे ही इंस्पायर होकर नेपोलियन ने कुछ कोड्स इंट्रोड्यूस किए जिनको हम नेपोलियनिक कोड्स कहते हैं या नेपोलियन कोड्स कहते हैं। और वो कोड्स थे सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पीनल कोड। नाउ यू नो, जो मैं कह रहा था कि उसके रिफॉर्म्स पूरे वर्ल्ड में अपनाए जाते हैं, वो क्या है? नेपोलियन इंट्रोड्यूस दीज लॉज। ये बात नेपोलियन को भी पता थी। बीइंग सो टैलेंटेड, उसके टैलेंट का एक कंपोनेंट था बीइंग फॉर साइटेड, ही वाज विजनरी। और नेपोलियन इतना प्राउड था अपने इन कोड्स पे, वो अपने इन कोड्स को अपनी अचीवमेंट्स का एक क्राउन जूल समझता था, जो कि थे भी। एंड सोशल रिफॉर्म्स में नेपोलियन ने ये देखा कि यार सोसाइटी को एक करने के लिए एक सिंगल कंपोनेंट क्या हो सकता है। नेपोलियन केम अप टू अ कंक्लूजन कि एक सिंगल कंपोनेंट जो कि पूरे फ्रांस को यूनाइट कर देगा वो है रिलीजन।
तो जो पोप था फ्रांस का, नेपोलियन ने उससे एग्रीमेंट किया। उस पोप का नाम था पोप पियस द सेवेंथ। 1801 में इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसमें फ्रांस को नेपोलियन ने एक कैथोलिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया। तो अब सब कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं और इसी की वजह से सब एक हो गए। और नेपोलियन ने एक बहुत ही अच्छा कोट पास किया था इसके ऊपर। नेपोलियन ने बोला था, रिलीजन इज अ ग्रेट पॉलिटिकल टूल एंड अ सोशल सीमेंट। और जब नेपोलियन ने ये सब उस एग्रीमेंट में मेंशन किया तो कौन बेवकूफ मना करेगा। पोप पियस इसमें बहुत खुश था। पोप पियस ने एग्रीमेंट साइन किया और नेपोलियन ने एक और चीज बोली कि जो क्लर्जी है पूरे फ्रांस की, वो स्टेट के खर्चे पे चलेगी। इसका सिंपल ही मतलब है कि ये जो क्लर्जी है उसको नेपोलियन सैलरी देगा। तो ऐसे ही नेपोलियन ने मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी का कॉन्फिडेंस जीत लिया और इस कॉन्फिडेंस को हायर लेवल्स पे लेके जाने के लिए ग्रोथ रिक्वायर्ड थी। तो इसी के चलते नेपोलियन ने इकोनॉमिक फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया। नेपोलियन का जो रेवोल्यूशनरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, नेपोलियन ने उसमें एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था सेंट्रलाइज्ड टैक्स कलेक्शन। और इसी की वजह से फ्रांस की गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया। और रेवेन्यू बढ़ने की वजह से फ्रांस की इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट हो गई। लेटर नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस भी एस्टैब्लिश किया। बैंक ऑफ फ्रांस एस्टैब्लिश हुआ था 1800 में। करेंसी को मोनोपोलाइज कर दिया और इकोनॉमी को स्टेबल कर दिया। एंड विद द हेल्प ऑफ बैंक ऑफ फ्रांस, नेपोलियन ने अनगिनत चीजों को प्रमोट करना शुरू कर दिया, लाइक एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेड एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट्स। एंड जहां तक हम सोच सकते हैं ना, वहां तक नेपोलियन ने अपनी एग्जीक्यूशन को टच करने की कोशिश करी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इन्हीं सब चीजों के चलते इफ वी केयरफुली ऑब्जर्व, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई होंगी। लोग बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहे होंगे, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे। इकोनॉमी ब्लूम कर रही होगी। नॉट बूम, आई सेड ब्लूम। तो इन्हीं के चलते नेपोलियन ने फ्रांस के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की भी नींव रखी। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया, पूरा डायरेक्टर्स रूल and how Louis XVI was executed, Max Robespierre was executed. This was all a major part of the French Revolution. And historians also say that Napoleon is the child of French Revolution and the father of Industrial Revolution in France. अब जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं उसमें कुछ अच्छा भी होता है और कुछ बुरा भी होता है। कोई भी चीज प्रॉपर बुरी नहीं होती और कोई भी चीज प्रॉपर अच्छी नहीं हो सकती। ऐसे ही जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम था उसमें सिर्फ बुरा नहीं हो रहा था, कुछ अच्छा भी था। तो नेपोलियन ने लोगों के अंदर वो लर्निंग प्रीच करी कि जो वो रेन ऑफ टेरर का टाइम था उसमें भी कुछ अच्छी चीजें हो रही थी और उन सब की लर्निंग्स नेपोलियन ने स्प्रेड करी। जबकि वहां जो नेगेटिव काम हो रहे थे ना, उन सबको नेपोलियन ने शेड कर दिया। तो ऐसे ही नेपोलियन एक एब्सोल्यूट जीनियस कंसिडर हुआ हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रांस के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिकॉज ही इज टचिंग सो मेनी एस्पेक्ट्स बहुत ही कम टाइम में। और ऐसे ही करते करते मिनिमम टाइम 10 साल के अंदर नेपोलियन ने ऑलमोस्ट यूरोप पे कब्जा कर लिया था। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया, नेपोलियन वाज अ मिलिट्री पर्सनल एंड ही वाज अनबीटेबल इन आर्टिलरी वॉरफेयर। 10 साल के अंदर उस बंदे ने मोस्ट ऑफ यूरोप पे कब्जा कर लिया। यू थिंक ये छोटी बात है? तो ऐसे ही यूरोप पे कब्जा करते करते नेपोलियन की नजर रशिया पे पड़ी और नेपोलियन को लगा अगर रशियन टेरिटरी भी हाथ में आ गई, नेपोलियन का कब्जा ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो जाएगा। क्योंकि रशिया पे कब्जा करके नेपोलियन की अगली नजर सेंट्रल एशिया पे पड़ती। सेंट्रल एशिया से एशिया और वेस्ट तो पूरा ऑलमोस्ट नेपोलियन के कब्जे में था ही। नेपोलियन पूरे वर्ल्ड पे अपना नाम लिखना चाहता था। तो रशिया के ऊपर अपना कैंपेन स्टार्ट करते वक्त रशिया का जो जार था, जार सुन के बहुत कंफ्यूज मत होना, जार इज बेसिकली
द रशियन ट्रांसलेशन ऑफ किंग। तो जो किंग था रशिया का, ही वॉज जार अलेक्जेंडर द फर्स्ट। नेपोलियन ने अपनी एक मैसिव 7 लाख सोल्जर्स की आर्मी को लीड किया एंड ही स्टार्टेड इन्वेडिंग रशिया। और जार अलेक्जेंडर ने स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी का यूज करके नेपोलियन को हराने की कोशिश करी। जिनको नहीं पता, स्कॉर्चिंग अर्थ पॉलिसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अपने खुद के ही रिसोर्सेस खराब करना दूसरे को हराने के लिए। इसका मतलब, अगर आपके घर में चोर घुस आए हैं, आपने अपना घर ही जला दिया चोर को मारने की वजह से। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी सिर्फ यही है। और उस टाइम जार अलेक्जेंडर ने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसे जो वाटर सप्लाई थी रशिया में, उसमें पॉइजन डाल दिया। अपने ही रिसोर्सेस खराब कर रहा है। फार्म्स में आग लगा दी ताकि जो सोल्जर्स हैं वो फॉरवर्ड मार्च ना कर पाए। ऐसे ऐसी टैक्टिक्स जार अलेक्जेंडर वन अपना रहा था। और इससे नेपोलियन की आर्मी को क्या करना पड़ता, होल्ड करना पड़ता। और खाना नहीं है, पानी नहीं है, काफी ज्यादा सोल्जर्स मर गए इसके चलते। और रशिया, इंटेंस विंटर, वेदर कंडीशंस इन रशिया हमको बहुत हार्श लगती है। हम इंस्टाग्राम पे तो बहुत रशियन रशियन करते हैं, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट रशिया। और जार रुका कि जब नेपोलियन की आर्मी स्कॉच अर्थ पॉलिसी की वजह से वीकेस्ट होगी तब अटैक करूंगा। जार को लगा कि यही वो टाइम है। एंड देन हैपन द बैटल ऑफ बोरोडिनो। और उस बैटल में भी नेपोलियन रेन सुप्रीम। और ये चलते भी, नेपोलियन जीतने के बावजूद भी जार ने सरेंडर ही नहीं किया। एक्सट्रीम विंटर की वजह से नेपोलियन के सोल्जर्स पे सोल्जर्स मरे जा रहे थे। नेपोलियन 7 लाख की आर्मी लाया था, सिर्फ 95,000 सोल्जर्स बचे थे। द कैंपेन वॉज अ ह्यूज डिजास्टर। और क्योंकि नेपोलियन ऑलरेडी वीक हो गया था रशियन इन्वेजन की वजह से, जितने भी एनिमीज थे फ्रांस के वो सब यूनाइट हो गए एंड दे अटैक्ड फ्रांस। बेसिकली दे अटैक नेपोलियन इन द बैटल ऑफ लीप्जिग, जिसको हिस्ट्री बैटल ऑफ नेशंस भी कहती है। और वहां क्या होना था, वहां फ्रांस हार गया। और 1814 में जो एनिमीज थे फ्रांस के, उन्होंने नेपोलियन को फोर्स किया ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लू को साइन करने के लिए। और ट्रीटी ऑफ फॉन्टेनब्लू वाज नथिंग बट अ रेजिग्नेशन ऑफ नेपोलियन एज एन एम्परर ऑफ फ्रांस। और क्योंकि अब फ्रांस में कोई एम्परर नहीं था, एक नया राजा चाहिए था। और जैसे पहले मैंने बताया, लुई 16 एग्जीक्यूट हो चुका था। लुई 16 का बेटा, वो बच्चा ही था जब वो भी मारा गया, द लुई 17। तो लुई 16 का जो भाई था, लुई 18, वो बन गया फ्रांस का नया एम्परर। और नेपोलियन को एग्जाइल कर दिया गया इन द आइलैंड्स ऑफ एल्बा। और 1815 में, इन 1815, नेपोलियन एल्बा से भाग गया, दोबारा फ्रांस आया, अपनी एक नई आर्मी बनाई और बेल्जियम को इन्वेड करने चला गया। और इसी से शुरू हुए उसके 100 डेज कैंपेन। एंड हियर कम्स द सैड पार्ट, इन 1815 इन द बैटल ऑफ वाटरलू, नेपोलियन गॉट डिफीटेड। घेर के मारा सबने नेपोलियन को एंड एक्साइल्ड हिम टू द आइलैंड्स ऑफ सेंट हेलेना। सेंट हेलेना साउथ अटलांटिक रीजन के पास पड़ता है। एंड देयर द हीरो ऑफ फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट, died as a prisoner in 1821. Glorious life, but eventually a sad ending. Hence, all for today. See you next time.